Hello, hello student. Have a very nice day and good morning to all of you. I hope you are safe and secure at home. Now we will study an important chapter of history, that is the rise of nationalism in Europe. This is the lesson 1 chapter of history from SST, and this is a very important chapter. So what we will study under this chapter? Today we will study about a French artist, Frédéric Seurat, in 1848, who visualized a world made of democratic and social republic. Then we will study the French Revolution of 1789 and the idea of nation state. So student, in this chapter we will study how nationalism feeling arose among the people and how the concept of nation state was emerged in European countries. Now first of all we will study what do you mean by nationalism. So nationalism, it means love to our country. It means we have some patriotic feelings towards our country. देश भक्ति, नेशनलिज्म का मतलब होता है देश भक्ति, देश के प्रति आपका प्यार, उसको कहते हैं नेशनलिज्म. नेक्स्ट है ये नेशन स्टेट क्या है. नेशन स्टेट मीन्स इट इज अ बाउंड टेरिटरी विच शेयर्स common identity among the citizen and which have a common we say that we have common history. माने एक ऐसा देश जहाँ के जो नागरिक हैं वो कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करते हैं और उनका जो इतिहास है वह भी सेम है. जैसे कि हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर सेफ एंड सिक्योर एट होम. स्टूडेंट, today we are going to learn an important topic of history, chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. In this chapter we will study about the French Revolution and how the concept of nation state, how the nation state emerged in European countries. कैसे nation state यूरोपियन कंट्रीज में बना. आज हम लोग जर्मनी एक नेशन है उसकी बात करते हैं कि जर्मनी इज अ नेशन, इट कंट्री है. रशिया एक कंट्री है, पोलैंड एक कंट्री है, ग्रीस एक कंट्री है. तो आज जो हम अलग अलग नेशन की बात करते हैं, पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थी इट वाज रूल्ड बाय डायनेस्टिक मोनार्क. मतलब यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग मोनार्की सिस्टम थी और ये नेशन स्टेट नहीं था. तो कैसे ये नेशन स्टेट डेवलप्ड हुआ. तो बच्चों आप लोग क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो पढ़ा ही होगा. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आपने देखा हाउ द फ्रांस बिकेम अ नेशन स्टेट, हाउ द पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द किंग, अगेंस्ट द मोनार्क, एंड हाउ दे ब्रॉट अ रिवोल्यूशनरी चेंज, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस in French, and how the power of monarchy it transferred into the hands of the citizen. तो आप लोग ने ये याद पढ़ाई होगा. एंड तो बताइए मुझे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब अकर्ड हुआ था. व्हेन इट वाज स्टार्टेड, इट वाज स्टार्टेड इन 1789. 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जहां फ्रांस के लोगों ने विद्रोह किया. किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ. किस लिए? Because they wanted that the power should not be given to the king. माने जितने भी जो पावर थे वो सब किंग के फेवर में थे. एंड किंग जो मतलब जो रूल करता था, जो भी डिसीजन लेता था, आम जनता को मानना ही पड़ता था. तो क्या हुआ, तो लोगों ने विद्रोह किया और उन्होंने कहा कि नहीं, द पावर शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द एक्टिव फ्रेंच सिटीजन. और इस तरह से आपने देखा कि कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप की. एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन. वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, मतलब जो जितने भी सिटीजन्स थे उनको मतलब वोटिंग का हक होना चाहिए. एंड द सिटीजन शुड बी ऑल्सो इलेक्टेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट. तो आपने देखा. और इसका मतलब तो इस तरह से ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोपियन कंट्री.
तो फ्रांस एक ऐसा पहला देश था जहाँ पे नेशनलिज्म की भावना जो है वो इमर्ज हुई, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ लव टुवर्ड्स आवर कंट्री। नेशनलिज्म का मतलब है आवर लव टुवर्ड्स आवर कंट्री, जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स हमारे अंदर जो होती है अपने देश के प्रति, उसी को कहते हैं नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना। अब आइए नेशन स्टेट्स क्या है? व्हाट डू मीन बाय नेशन स्टेट्स? नेशन स्टेट्स मीन्स majority of its citizens developed a sense of common identity and they shared common history। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सिटीजन्स हैं, एक देश के जो सिटीजन्स हैं, उनके अंदर एक एकता की भावना होती है। कलेक्टिव आइडेंटिटी माने एकता की भावना, कॉमननेस होता है कि हम इस देश के सिटीजन है, नागरिक है, ये हमारा देश है, हमारा कंट्री है, और हमारा जो इतिहास है, हिस्ट्री है, सब सेम है, कॉमन है। तो दैट इज कॉल्ड अ नेशन स्टेट। तो अब हम देखेंगे नेशन, आपने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789, लेकिन हम आप बात करेंगे फ्रेडरिक सराउ। हु वाज फ्रेडरिक सराउ? फ्रेडरिक सराउ ये कौन था? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। एंड इन 1848 में फ्रेडरिक सराउ ने क्या विजुलाइज किया? उसने पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग जो थी वो 4 प्रिंट में थी, और उस पेंटिंग का मेन थीम क्या था? उसने क्या ड्रीम किया था? क्या उसने विजुलाइज किया पेंटिंग थ्रू? व्हाट ही वांट टू शो टू द पीपल टू विथ हिज पेंटिंग? ही वांटेड टू शो दैट अ वर्ल्ड, वो दिखाना चाहता था कि एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहां पे वह डेमोक्रेटिक होगा एंड सोशल रिपब्लिक होगा। मतलब कि वर्ल्ड जो होगा, यानी जो वर्ल्ड में जितने भी देश होंगे वह सब डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे एंड वह सोशल रिपब्लिक होगा। तो उसने ये 4 प्रिंट में इसने ये पेंटिंग बनाई थी। अच्छा, इस पेंटिंग में आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में आपको एक पिक्चर दिखाई देगा, उस पिक्चर पे देखिए आप। एंड इन दैट ही हैज शोड अ लॉन्ग ट्रेन। उसने दिखाया है उस पेंटिंग में कि एक लॉन्ग ट्रेन की तरह ऑल मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, दे आर ऑफ सोशल क्लासेस, दे आर मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन। माने वह एक लंबी कतार में सारे एजेस के, सारे सोशल क्लास के जो वर्ग के लोग, मिडिल क्लास, मैन, वुमेन, कोई भी इस क्लास का हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो। आपको पता था कि फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास। क्लर्की क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, एंड देन जितने भी सारे जो फार्मर्स, ट्रेडर्स सब आते हैं वो थर्ड क्लास में थे। तो ऑल क्लासेस ऑफ पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, व्हाट दे आर डूइंग? दे आर मार्चिंग माने वो आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? लंबी कतार से बढ़ रहे हैं। ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और आप वहाँ पेंटिंग में देखेंगे कि वहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। माने एक लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी माने आज़ादी। तो वो जो स्टैचू, वो वुमन की स्टैचू है, व्हाट डज इट शोज? इट सिंबलाइजेस दैट इट इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आज़ादी का एक प्रतीक है, वो सिंबल है वुमन के रूप में। जैसे हम कहते हैं ना भारत माता, भारत माता, तो हम कैसे दर्शाते हैं? माँ को कैसे दर्शाते हैं अपने देश को? एक लेडीज की, एक देवी की फोटो हम लोग चित्र हमारे आँख के सामने हो जाती है ना, उसी तरह से ये सिंबल है। तो किसका सिंबल है ये? लिबर्टी का सिंबल है। एंड द लेडी, जो लेडी है, उस जो आइडल है, उसके हाथ में क्या है? एक तरह की टॉर्च है, और दूसरे हाथ में क्या है? एक चार्टर है। शी बियर्स द टॉर्च एंड यू हैव सीन दैट, एंड दीज पीपल दे आर मार्चिंग विद देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। आप देख रहे हैं कि ये सारे जो लोग हैं कतारबद्ध जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके हाथ में एक फ्लैग है। ये फ्लैग क्या दर्शा रहा है? कि दैट दे हैव ऑल मेड, दे हैव मेड अ नेशन स्टेट। माने सबकी अपनी एक कंट्री है, जैसे जर्मनी कंट्री, फ्रांस, पोलैंड, हॉलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड जो है ना कंट्री, तो सारे लोगों ने अपना अपना फ्लैग लिए हुए आगे वो बढ़ रहे हैं। एंड दे आर पासिंग थ्रू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड दे आर पेइंग द होमेज, माने वह सर झुकाते हुए, प्रे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
और क्या दिखा है इसमें, आप नीचे देखेंगे देयर आर द शैटर्ड पीसेस, नीचे आप देखेंगे देयर इज ऑन द ग्राउंड इमेजेस लाइज द शैटर्ड रिमेन्स द सिंबल ऑफ एब्सोलिस्ट इंस्टीट्यूशन। आप ठीक उसके नीचे देखेंगे वहां पे कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, पीसेस। वो पीसेस क्या दर्शा रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं कि जो एब्सोलिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे मोनार्की सिस्टम था, जो डायनेस्टिक पावरफुल जो मोनार्की सिस्टम था, वो क्या हो गया, वो चूर चूर हो गया है। अब राजाशाही खत्म हो गई है, अब लोगों का राज है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। नाउ पीपल हैव राइट टू चूज देयर ओन रूलर्स। अब लोगों को यह हक मिल गया है कि वो अपने रूलर को चूज कर सके। सो इट शोज दैट सो देयर लाइज अ शैटर्ड सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो आपने देखा आपने कि किस तरह से फ्रेडरिक सराउ, फ्रेंच आर्टिस्ट, जिसने विजुअलाइज किया, उसने ड्रीम किया, एंड ही शोड इट थ्रू हिज पेंटिंग दैट अ वर्ल्ड विच इज मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। नाउ वी विल सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। आज हम देखेंगे हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट ब्रॉट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। क्योंकि आपको पता ही होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही जो ये नेशन स्टेट की जो आइडिया थी, इट अराउजेस, इट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्योंकि फ्रांस के लोगों ने क्रांति की, आंदोलन किया, किसके प्रति, राजा के प्रति। दे ओवरथ्रो द किंग एंड दे डिमांडेड what they demanded. They demanded change. And what change they brought? They brought the change in political system, in constitutional system. And when they brought the change in political and constitutional system, संविधान में उन्होंने बदलाव किया। जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं देश को चलाने के लिए, उसमें उन्होंने बदलाव किया। और उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव किया। तो ये बदलाव क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ, the power of monarchy it transferred into the body of few active citizen। माने जो मोनार्क के पास जो पावर था, उसका कुछ पावर जो है कहाँ ट्रांसफर हुआ, सिटीजन्स के, जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे, जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो उनके दे गॉट द पावर टू रूल द कंट्री। तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पावर मिला, रूल करने में, डिसीजन मेकिंग में उनको पावर मिला। इस तरह से उन्होंने बदलाव किया। अब ये बदलाव करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने इसको मतलब ये आइडिया उनके मन में आया कि वी शुड मेक द फ्रांस शुड बी बिकम अ नेशन स्टेट। ये अब यहाँ पे राजाओं का जो शासन नहीं चलेगी। अब जो जितने भी जो मतलब फ्रांस में छोटे छोटे जो राजाएं जो रूल करते थे, वो सब खत्म हो गए। अब क्या होगा, वो एक देश हो गया। फ्रांस क्या हो गया, एक देश हो गया, वन नेशन हो गया। तो व्हाट डिड दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज डू टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द पीपल। मतलब लोगों के अंदर एकता की भावना कैसे जागृत करें, कैसे इमर्ज करें कि नहीं हम इस देश के हैं, हम उनको अपने देश से प्यार लगाव हो, वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। उन्हें लगे कि नहीं नहीं हम इस देश के रहने वाले हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, और उनको अपने देश के प्रति प्यार हो, पैट्रियोटिक फीलिंग्स हो। ये भावना उनमें जागृत करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, दे ब्रॉट अ मेजर चेंजेस। तो आपने देखा हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन which in 1789 which brought the idea of nation state, how it changed, it brought the political and constitutional change। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या बदलाव लाया, इट ब्रॉट पॉलिटिकल, कैसा बदलाव, पॉलिटिक्स में बदलाव, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, संविधान में कुछ बदलाव उन्होंने किया। उन्होंने संविधान को खुद बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, विच लेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर। इसकी वजह से क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी और पावर फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। नाउ वी विल सी व्हाट वर द मेजर चेंजेस ब्रॉट बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कौन से चेंजेस उन्होंने लाए ताकि एक
टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना लोगों के मन में जागृत हो, टू क्रिएट अ कॉमन collective identity among the people, a sense of collective identity among the people. तो उन्होंने कौन कौन सी चेंजेस लाए? पहला उन्होंने क्या किया? दे एम्फेसिस ऑन ला पैट्री एंड ली सिटियन. उन्होंने एक बिलीफ मतलब न्यू आइडियाज को आगे बढ़ाया. न्यू आइडिया क्या था? ला पैट्री. ला पैट्री का मतलब क्या होता है? फादरलैंड. एंड ली सिटियन का मतलब होता है सिटीजन. जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया इज माई कंट्री, इट इज माई मदरलैंड. तो उन्होंने ला पैट्री एक बिलीफ को, इस आइडिया को उन्होंने उसको आगे उन्होंने बढ़ाया उसको लोगों के बीच में कि दैट फ्रांस इज योर फादरलैंड. फ्रांस कंट्री इज योर फादरलैंड. ये आपका फादर का लैंड है. जैसे हम लोग कहते हैं हमारी मातृभूमि है, भारत हमारी मातृभूमि है. तो उन्होंने इस नोशन को उन्होंने आगे बढ़ाया. और क्या किया उन्होंने? ली सिटियन. ली सिटियन का मतलब होता है नागरिक. जैसे लोगों के मन में एक ये भावना हो कि नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कोई भी क्लास का हो, कोई भी लैंग्वेज हो, भाषा बोलता हो. जैसे आप हम लोग के यहाँ देखिए, इंडिया में कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. उसी तरह से फ्रांस के लोगों के अंदर भी इस बिलीफ को उन्होंने बढ़ाया. अब देखिए, एंड सेकंड क्या है? न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस. उन्होंने जैसे नेशन, जब फ्रांस नेशन स्टेट बना तो उन्होंने फ्रांस के लिए एक मतलब नेशनल फ्लैग भी उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया, विच वॉज मेड अप ऑफ ट्राई कलर, ताकि इससे भी हमारे अंदर एक फीलिंग आती है. तो दे न्यू national French flag was introduced. Third, State General renamed National Assembly. पहले जब ड्यूरिंग द मोनार्की सिस्टम द गवर्नमेंट विच वॉज फॉर्म बाय द किंग, मतलब मोनार्की सिस्टम के समय जो सरकार बनती थी, जो मंत्रियों की जो उनकी जो गवर्नमेंट होती थी, उसको स्टेट जनरल कहते थे. तो अब उन्होंने क्या किया? द स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड, उसको चेंज कर दिया. उसको हटा के क्या नाम दिया? नया नाम दिया, नेशनल असेंबली. सो तीसरा बदलाव क्या किया उन्होंने? स्टेट जनरल रीनेम्ड नेशनल असेंबली. अब चौथा क्या है? हिम्स वेर कंपोज्ड, ओथ टेकन. हिम्स वेर कंपोज्ड. हिम्स क्या है? जैसे हम अपने देश के लिए जो प्रार्थना करते हैं, गौरव गाथा गाते हैं, जैसे कि नेशनल एंथम है, वंदे मातरम है. हमारे देश में हम लोग नेशनल एंथम करते हैं ना, वंदे मातरम. उसी तरह से तो हिम्स वेर कंपोज्ड एंड ओथ्स वेर टेकन. जो हम प्लेज लेते हैं, जो हम अपने देश के प्रति जो प्लेज करते हैं, जो प्रण करते हैं, तो वैसे ही फ्रांस नेशन के प्रति ओथ वेर टेकन बाय द मार्टियर्स बाय द पीपल. तो ये सारी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की. इसके आगे देखिए क्या है? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. उन्होंने क्या किया? एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज फॉर्म्ड विच वॉज फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरी. माने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज कर दिया, माने एक ही जगह पे सेंटर में. जैसे हम देते हैं हमारा कहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मेन दिल्ली है ना, वैसे ही उन्होंने इंडिया का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेन कहाँ पे है? दिल्ली में है. तो वैसे ही उन्होंने भी फ्रांस वालों ने भी क्या किया? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको उन्होंने क्या किया? सेंट्रलाइज कर दिया. एंड विच फॉर्मुलेटेड अ यूनिफॉर्म लॉ, जो यूनिफॉर्म एक लॉ बनाती थी और विच वॉज फॉलोड बाय ऑल द सिटीजन. जो फ्रांस के जितने भी नागरिक थे उनके ऊपर वो लागू होता था. माने किसी के ऊपर किसी के कोई भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं होता था, सबके लिए कॉमन लॉज बनाए जाते थे, फ्रेम करके आते थे. तो इन दिस वे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज फॉर्म्ड. उसके बाद कौन सा बदलाव आया? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेर रिमूव्ड एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट वेर इंट्रोड्यूस. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज. अब आप बोले कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या थी? देखिए, जब फ्रांस जब छोटे छोटे किंगडम में बटा हुआ था, छोटे छोटे मतलब एम्पायर में बटा हुआ था, जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग राजाओं का राज हुआ करता था.
तो क्या होता था, अगर एक व्यापारी दूसरे राज्य में जा रहा है मतलब व्यापार करने के लिए, तो उसको वहां पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। फिर दूसरे राज्य में गया तो उसको वहां कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। तो ये जो अंदर जो हर राज्य से दूसरे राज्य में हर प्लेस में जाते वक्त उनको क्या अलग अलग कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे कस्टम ड्यूटीज हटा दिए। अब कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं है। आप कहीं भी, फ्रांस जो नेशन है, स्टेट है, पूरे ऑल ओवर फ्रांस कंट्री में आप कहीं भी आराम से व्यापार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया। और क्या किया उन्होंने, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स। अब यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स भी सेम उसी तरह से लागू होता है जैसे कि पहले जब राजाओं का शासन था तो अलग अलग राज्य हुआ करता था, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग वेटिंग का मेजरमेंट होता था और पैमाना होता था। जैसे मेजरमेंट सिस्टम जो था वो डिफरेंट था। तो इससे क्या होता था, ट्रेडर्स को बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। अब एक कपड़ा जो 1 मीटर का इतना है, दूसरी जगह पे 1 मीटर कपड़ा छोटा हो जाता था, थोड़ा उससे कम हो जाता था। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस आते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक ही मेजरमेंट और मेजरिंग वेट लागू किया। तो ये आपने देखा, मेजर चेंजेस ब्रॉट बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो ये सारे चेंजेस जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया जब फ्रांस एक नेशन स्टेट बना। किसने इंट्रोड्यूस किया, ताकि लोगों के मन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जागृत हो। आइडेंटिटी मतलब कि पहचान, कि नहीं हम इस देश के हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तो क्यों, अब एकजुट होने के लिए उन्होंने कुछ न कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेगा ना, कि सबके लिए वह बेनिफिशियल हो। तो इस तरह से उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी को, फीलिंग्स को जागृत करने के लिए फ्रांस में ये मेजर चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन में कम। तो व्हाट वेर द क्वेश्चन ये ऐसा है कि व्हाट मेजर चेंजेस वेर ब्रॉट बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पीछे है इसका। तो ये इसका आंसर, ये इतने पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत है जो मैंने आपको बताया है, और एक आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है। तो इस तरह से आपने देखा कि दीज चेंजेस वेर ब्रॉट डाउन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। अब आगे, फ्रेंच रिवोल्यूशन से कुछ मिशन भी थे। वह क्या मिशन था, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, फ्रांस को नेशन स्टेट बना लिया, बस उतने तक ही नहीं। फ्रांस की जो आर्मी थी, तो उनका मिशन ये था टू लिबरेट ऑल द पीपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम मोनार्की सिस्टम। उनका एक मकसद था कि हम तो अपना नेशन स्टेट बना ही लिए हैं, बट ऑल्सो दे वॉन्टेड टू लिबरेट ऑल द पीपल ऑफ यूरोप। अभी तो केवल फ्रांस एक नेशन स्टेट बना है ना, बाकी जो कंट्रीज जैसे जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटाली है, ग्रीस है, इसको आगे आप पढ़ेंगे आपके टेक्स्ट बुक में कि कैसे वो नेशन स्टेट बना। तो हर जगह पे पोलैंड है, हॉलैंड है, हंगरी है, स्विट्जरलैंड है, बहुत रशिया है। तो ये सारे देश के लोगों को भी तो पता चले कि फ्रांस में क्या हुआ है, तो वो भी इनसे प्रेरणा लेके वो भी अपने देश में रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी करेंगे, वो भी लड़ाई लड़ेंगे अपने देश को नेशन स्टेट बनाने के लिए। तो फ्रांस रिवोल्यूशनरी ने क्या डिक्लेयर किया, क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन। वो कहते हैं कि हमारे फ्रेंच नेशन का एक ये मिशन क्या है, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि राजा के जो तानाशाही जो थे, जो राजा और जो किंग जो थे वो रूल करते थे, दे वर रूलिंग द पीपल। तो उस तानाशाह से उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनका एक मिशन था। मतलब उनका ये था कि वह बाकी यूरोपियन लोगों को हेल्प करे कि वह भी नेशन स्टेट फॉर्म करें। जैसे कि फ्रेंच नेशन स्टेट बना, तो बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज जो थी जिसमें अलग अलग जो देश थे या छोटे छोटे जो टुकड़े राज्य थे, तो उनको भी नेशन स्टेट बनाने के लिए उन्होंने, मतलब वो उनका एक ये एम था। तो ये वो कैसे वो करते थे, ये द फ्रेंच people armies, the French armies they moved to the different part of the Europe। तो फ्रेंच की आर्मीज जो थी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में वो जाती थी, वहां पे क्या, टू कैरी आउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट। तो स्टूडेंट,
आज इतना ही आपके लिए है। What were the major changes brought by French revolutionary to create a collective identity? ये क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पीछे है। इसका आंसर आप लोग मैंने आपको बता ही दिया है। ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को लेते हुए आप इसको लर्न कर देंगे। एंड व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन? व्हाट डिड ही विजुअलाइज्ड? हु वाज फ्रेडरिक सराउ? He was a French artist. What was his vision towards the world? His vision what? To that the world is made up of democratic and social republic. तो ये दो क्वेश्चंस जिस पे बनेंगे इसको आप याद कर लीजिए। And what is nation state? तो ये क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन देख लीजिए और if you have any doubt then you can ask me the question. Thank you.